नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। आप सभी जानते हैं कि भारत अभी अपनी एमका फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 2030 के आसपास इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला है और इसको अभी एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। अब जैसे कि इसको अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है, तो इसको शामिल करने में कम से कम 10 साल लगने वाले हैं और इतने वक्त में अलग अलग देशों की तरफ से 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर लिया गया होगा, ऐसा भी ओपिनियन दिया जाता है। स्पेशली यूएस और चाइना अभी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यूएस कोशिश कर रहा है और चाइना यूएस की राह देख रहा है कि जैसे यूएस की तरफ से कुछ बना लिया जाएगा तो उसके बाद चाइना की तरफ से F-35 की तरफ उसको भी जेरोक्स करके अपनी 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर लिया जाएगा। अब भारत को इस वजह से कुछ डिफेंस एक्सपर्ट क्रिटिसाइज करते हैं कि एमका का जो टाइम लाइन है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए पहले से ही लेट हो चुका है और इसी वजह से हमें अभी इससे आगे की टेक्नोलॉजी को बनाने पर फोकस करना चाहिए। अभी इस पर बात करते हुए तेजस प्रोग्राम के चीफ डिजाइनर कोटा हरि नारायण की तरफ से बताया गया कि अभी अगर भारत की एरोस्पेस सेक्टर की बात करें या स्पेशली एचएएल और एडीए या डीआरडीओ की बात करें, तो भारत अभी उस स्टेज में आके पहुंच चुका है जहां पर भारत अपने दम पर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर सकता है। भारत की एमका मार्क 2 में भी काफ़ी हद तक 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी होने वाली है और उसका इस्तेमाल होने वाला है। और एमका की जो मार्क 2 वर्जन होने वाली वो एक ऑप्शनली मैन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर पायलट के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है या फिर ये अपने आप ही अनमैन मोड में ऑपरेट कर सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक एआई सिस्टम को डेवलप करना था, जो कि प्लेन को उड़ाने का काम करने वाला है और ये सिस्टम अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। आगे चल के यही एआई सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है और साथ ही जो 6th जनरेशन की फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उनको डिज़ाइन करना भी कुछ हद तक आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर इनको कम्प्लीटली अनमैन्ड सिस्टम बनाने की कोशिश किया जाता है तो ऐसे में ह्यूमंस के ऑपरेट करने के लिए जो सेफ्टी फीचर्स को वहाँ पे ऐड किया जाता है या फिर ऐड करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ने वाली है और इन सभी सिस्टम को एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एआई सिस्टम है वो भी दो तरीके के होने वाले हैं। पहला एक ऐसा एआई सिस्टम होने वाला है जो कि सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही प्लेन को उड़ा सकता है। मतलब अगर हाई जी टर्न्स को लेने की वजह से पायलट बेहोश हो जाता है तो वैसे कंडीशन में वो प्लेन को वापस अपने कंट्रोल में ले सकता है और वापस बेस में ले जा सकता है। और जो दूसरा एआई सिस्टम होने वाला है वो डायरेक्टली अपने दम पर ही दुश्मन की फाइटर जेट के साथ एंगेज हो सकता है और इसके लिए प्लेन को रिमोटली ऑपरेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और ऐसे आई सिस्टम को भी डेवलप करना सबसे मुश्किल का काम होने वाला है। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेके। अभी पिछले कुछ दिनों से तेजस MK2 को लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूजन चल रहा था कि इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहीं पर भी तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की बात नहीं कर रहे, जिस वजह से ये डाउट किया जा रहा था कि शायद अभी तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं किया जाएगा। अब उस दौरान भी मैंने आप सभी को बताया था कि मे भी ये एक ऐसी अफवाह होने वाली है जिसकी कोई सच्चाई नहीं है और अभी एशिया टाइम की तरफ से इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ की तरफ से अभी अपने रीसेंट स्टेटमेंट में 7 स्क्वाड्रन तेजस MK2 को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने की बात की गई है, जो कि पहले किए गए प्लान के मुताबिक बिल्कुल सिमिलर है। और तेजस MK2 इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में मेनली मिराज और MiG-29 जैसे फ्लीट को ही रिप्लेस करने वाला। और उस दिन भी मैंने आप सभी को बताया था कि अगर इससे इंडक्ट नहीं किया जाता है तो ये जो जगह है वो वॉइड रहने वाला है। अब अभी ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के एंड तक ही तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप तैयार होने वाला है, जिसके बाद 2023 में इसकी टेस्ट फ्लाइट को किया जाएगा। अभी इसके लिए मेटल कटिंग को शुरू किया जा चुका है और जल्दी से इसकी पहली प्रोटोटाइप को बनाना शुरू कर दिया जाएगा। इसकी डिटेल तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन इसकी फिजलाज सेक्शन की बात करें तो इसकी 90% कार्बन फाइबर कंपोजिट का इस्तेमाल करके बनाया गया है और बाकी इसमें टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल किया गया है। ये असली मायने में एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि हर टाइप के मिशन को करने के लिए सक्षम होने वाला है और इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होने वाली है उसको भी यहाँ पे काफी हद तक मिनिमाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि वर्तमान की किसी भी 4th जनरेशन फाइटर के मुकाबले कम होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से।
इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी में अभी बैक टू बैक बहुत कुछ बड़े इंडक्शन होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि एक दिन पहले ही इंडियन नेवी को मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से पहली विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर को डिलीवर किया गया है और अभी इसको जल्दी से ही इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। इसी बीच एक और अच्छी खबर भी सामने आई है और अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से बनाए जा रहे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन या कलवरी क्लास की सबमरीन में से 4th सबमरीन भी अपनी सी ट्रायल को कंप्लीट कर चुका है, जो कि जल्दी ही इंडियन नेवी को डिलीवर होने वाला है। इसका नाम INS वेला है और इससे शायद इसी महीने के अंदर ही इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। INS वेला की सभी सी ट्रायल पहले से कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसमें 160 मिसाइल को भी इक्विप किया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी वो AIP सिस्टम मौजूद नहीं है, जो कि कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए एक मेजर डिसएडवांटेजेस होने वाली है, लेकिन इनमें आगे चल के DRDO की AIP सिस्टम को फिट किया जाएगा। अभी अगर नेवी की बात करें तो नेवी अपनी दूसरी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को एक तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें INS विक्रांत के साथ विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर को डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि मे बी लीड डिस्ट्रॉयर होने वाला है और इसके साथ आगे चल के इसमें INS वेला को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। और अभी INS विशाखापट्टनम में कम से कम 2 MS-60R हेलीकॉप्टर को भी डिप्लॉय करने की बात सामने आई है और इसके साथ ही इसमें ब्रह्मोस और बैराकेड जैसे सिस्टम भी मौजूद रहने वाले हैं, जो कि इसको इंडियन नेवी का अब तक का सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर बनाने वाले हैं। अगला अपडेट स्मॉल आर्म्स को लेके। आप सब जानते हैं कि भले ही भारत अग्नि 5 जैसे मिसाइल को बना सकता है, लेकिन आज तक हम एक ढंग की असॉल्ट राइफल को नहीं बना पाए और इसी वजह से अभी भी हमको स्मॉल आर्म्स को बाहर के देशों से खरीदना पड़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आए जो कि भारत में ही वेपन्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें से एक का नाम SSS डिफेंस है, जो कि सबसे पहले अपने स्नाइपर राइफल के साथ इंडियन स्मॉल आर्म की मार्केट में अपना कदम रखे थे और एक PLR सिस्टम है जो कि अभी इजरायली IWI के साथ मिलकर उनकी वेपन सिस्टम को भारत में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी SSS डिफेंस की तरफ से बताया गया कि वो अभी 2022 की जनवरी से बेंगलुरु में अपनी एक नई वेपन मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी को ओपन करने वाला है और ये अपने आप में भारत का पहला वेपन टेस्टिंग टनल होने वाला है, जिसको एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से बनाया गया है और यहाँ पर स्मॉल आर्म्स की जो इफेक्टिवनेस को जांच किया जा सकता है। इस टनल की लेंथ लगभग 150 मीटर के आसपास होने वाली है, जहाँ पर राइफल्स, कार्बाइन्स और स्नाइपर राइफल की टेस्टिंग किया जाएगा। SSS डिफेंस की तरफ से अभी तक कई वेपन को डेवलप किया जा रहा है और डिस्प्ले किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इनकी मास प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी डेडिकेटेड फैसिलिटी को सेटअप नहीं किया गया था और मोस्टली सभी प्रोटोटाइप स्टेज में ही पड़े हुए थे। लेकिन अभी बेंगलुरु में जो नया फैसिलिटी सेटअप किया गया है, वहाँ पर साल में लगभग 20,000 के आसपास असॉल्ट राइफल और 3,000 के आसपास स्नाइपर राइफल को बनाया जा सकता है और इसको जरूरत पड़ने पर SSS डिफेंस आगे चल के एक्सचेंज भी करने वाले हैं। इस फैसिलिटी को बनाने के लिए SSS डिफेंस की तरफ से लगभग 200 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है और यहाँ पर अभी वाइपर, सेवर जैसे स्नाइपर राइफल और P-72 सीरीज की कार्बाइन, DMR या फिर असॉल्ट राइफल को मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया है। और PLR सिस्टम की बात करें तो PLR सिस्टम की तरफ से अभी टवॉर, X-95 जैसे असॉल्ट राइफल, गलील स्नाइपर राइफल और नेगेब मशीन गन के साथ साथ UG सीरीज की मशीन गन को भी भारत में बनाने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर। अब सबको पता होगा कि कुछ महीने पहले इंडियन आर्मी के लिए 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने का एक प्रपोजल दिया गया था और इस प्रपोजल को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की अप्रूवल मिलने के लिए वहां पे भेजा गया था। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए गए आज एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से लगभग 7,965 करोड़ सैंक्शन किया गया है, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए लगभग 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। इसके अलावा लियोनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम को भी खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया है, जिनको इंडियन नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला और इनको इंडियन नेवी की वॉरशिप्स में डिप्लॉय किया जाएगा और इनको अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाने वाला है। इसके अलावा अभी HAL की डोना एयरक्राफ्ट की भी मिड लाइफ अपग्रेडेशन के लिए एक अप्रूवल दिया गया है, जो कि डोना एयरक्राफ्ट की फर्दर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एनहांस करने का काम करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।